हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर रिवीजन सीरीज फॉर कंपनीज एक्ट फॉर सीए इंटर। गाइस, आप आज मैं आप लोगों के साथ कवर करने जा रहा हूं चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो बेसिकली बात करता है हमारा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में। अगर आप चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 हमारा सेक्शंस 123 टू सेक्शंस 127 कवर करता है। टोटल हमारे पास 5 सेक्शन है, बिल्कुल छोटा सा एक चैप्टर है हमारे साथ जो दिया हुआ है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो अगर हम कंपनीज एक्ट के चैप्टर 8 की बात करें तो दिस हैज टू बी रेड विद कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, जस्ट लाइक एनी अदर चैप्टर जो आप कंपनीज एक्ट में देखते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके रूल्स हैं, हमने सिर्फ एक या दो इंपॉर्टेंट रूल्स इसके अंदर कवर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं 123 से 127 पे जाऊं, हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड की अगर हम बात करें तो आप समझते हैं डिविडेंड वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स है कंपनी के जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप समझते हैं कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स होता है, कंपनी के पास लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उन्हें रिटेन करे, चाहे तो उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो वो पोर्शन जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है आउट ऑफ द प्रॉफिट दैट इट हैज अर्न्ड, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमारे आईसीआई ने एक डेफिनेशन दी हुई है। पहले तो अगर आप कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा क्लियर डेफिनेशन नहीं है। कंपनी एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? 2 क्लॉज 35 में कंपनी एक्ट में आपका डिविडेंड डिफाइंड है, जो सिंपली बताता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो सिर्फ इतनी सी बात बोल के ये खत्म हो जाता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। दिस द डेफिनेशन जो आपको कंपनीज एक्ट से मिलती है। इसकी एक डेफिनेशन आईसीआई ने इशू की हुई है। आईसीआई ने हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो डिफाइन करता है डिविडेंड को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो कंपनी आपका डिविडेंड है क्या? डिविडेंड वो है वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड बेस्ड ऑन टाइम जब वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, दो तरह के होते हैं। कंपनी का जो डिविडेंड है वो एक फाइनल डिविडेंड हो सकता है। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स के में से अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करती है, यानी कि कंपनी की एजीएम में डिक्लेयर होने वाला जो डिविडेंड होता है उसको हम का फाइनल डिविडेंड बुलाते हैं। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान या दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको कंपनी का इंटरिम डिविडेंड बुलाया जाता है। ये सारी बातें आप जनरली अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते हैं कि फाइनल डिविडेंड एजीएम में इशू किया जाता है और साल के बीच में जो प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको आप इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड होता है जो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में दिया जाता है, यानी कि एजीएम्स के अलावा बीच में दे दिया जाता है, उसको आप इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ऑब्वियसली उस समय तक अभी आपके अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं होते, तो हम बिफोर द अकाउंट्स आर फाइनलाइज जो डिविडेंड बांटते हैं उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी के एजीएम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। अगर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स की बात करें तो अगेन डिविडेंड दो तरह का होता है। आप समझते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी होती है इन द टर्म्स ऑफ कि आपको उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड देना होता है और जनरली ये डिविडेंड फिक्स्ड रेट पर देना होता है। तो अगर आप इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा, दैट इज इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। और जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये भी जनरली बेस्ड ऑन द डिविडेंड राइट्स दो तरह के होते हैं। दे कैन बी ईदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि अगर एक साल आप डिविडेंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट्स नहीं देते हैं तो इनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो आपको अगले साल देना पड़ता है, या अगले साल नहीं दे पाते तो फिर वो एक्यूमुलेट हो जाता है, थर्ड ईयर में देना पड़ता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि अगर एक साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो वो प्रेफरेंस को भी वैसे डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इतना से इंट्रोडक्शन के साथ अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करूं तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में जनरली दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, और सेकेंडली उसका डिक्लेरेशन या अप्रूवल बाय द मेंबर्स। तो डिविडेंड डिक्लेयर जनरली कैसे होता है कि कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो 134 में वो इशू करते हैं और कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ मेंबर्स को सेंड करते हैं, उसके अंदर एक रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज करते हैं। कंपनी के मेंबर्स मीटिंग में आते हैं और वोटिंग डालते हैं और उस रेट को अप्रूव करते हैं। तो दैट इज द प्रोसीजर जिससे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन ये उठता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया है अपने बोर्ड रिपोर्ट में, क्या मेंबर्स मीटिंग में आके उससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या इस रेट को कम किया जा सकता है मेंबर्स की तरफ से? द आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड ही नहीं किया एक ईयर में, क्या मेंबर्स अपने आप मीटिंग में आके डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो अगर आप प्रोसेस समझें तो प्रोसेस एक ड्यूअल प्रोसेस है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। पहले बोर्ड को डिविडेंड रिकमेंड करना पड़ता है और शेयर होल्डर्स आकर
उस रेट को या उससे कम रेट को मीटिंग में अप्रूव करते हैं तो वो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ मान लिया जाता है। तो इस बात को मैंने क्लियर किया कि द रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड मे बी रिड्यूस्ड बाय द मेंबर्स बट द रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द मेंबर। और ये बात आपके जो रेगुलेशन 80 है टेबल एफ की, जहां पर आपका मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स दिया जाता है, उसके अंदर ये बात लिखी गई है। तो मैंने नीचे सम अप में डिक्लेयर दे दिया। टू सम अप, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। नंबर 1, recommendation of dividend by the board, and then the declaration of dividend by the members. The members have no power to declare the dividend unless the dividend is recommended by the board. Also, the board has no power to declare the dividend. Its power is only limited to recommend the dividend. तो बोर्ड अपने आप या मेंबर्स अपने आप, दोनों में से कोई भी अकेला डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। बोर्ड रेकमेंड करेगा और मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शंस के ऊपर, इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। सेक्शंस अगर हम बात करें तो 123 से 127 टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं जो हमने कवर करने हैं। 123 की अगर मैं बात करूं तो 123 बेटा मेन सेक्शन है जहां पर आपके 6 सब सेक्शंस दिए हुए हैं। एक एक करके सारे कवर करते हैं। अगर आप सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 की बात करें तो ये कहता है कि जो कंपनी है वो अपना डिविडेंड कहां-कहां से इशू कर सकती है, कहां-कहां से डिक्लेयर कर सकती है, उसका सोर्स क्या रहेगा। तो उसने कहा जी ब्रॉडली 4 तरीके हैं जहां से होता है। नंबर 1, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। सेकेंडली, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से बैलेंस शीट में रखे हुए होंगे। तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट से या पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हैं। हाँ, इन दोनों के साथ वो एक बात क्लियरली लिखता है कि अगर आप करंट ईयर से प्रॉफिट बांट रहे हैं या पास्ट ईयर के प्रॉफिट से बांट रहे हैं तो इससे पहले आप डिविडेंड डिक्लेयर करें, यू विल हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, यानी कि जो ये प्रॉफिट्स हैं ये आफ्टर डेप्रिसिएशन होने चाहिए और ये डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ 123 सबसेक्शन 2 होनी चाहिए। 123 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो डेप्रिसिएशन है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली कहानी क्या बनी, 123 सबसेक्शन 1 ने कहा कि आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर, और दोनों के साथ उसने क्या लिखा कि पहले आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करिए एज पर द रूल्स कंटेन्ड इन 123 सबसेक्शन 2। और 123 सबसेक्शन 2 ने क्या कहा जी, डेप्रिसिएशन देनी है एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल्स हमने कवर नहीं करने होते, लेकिन शेड्यूल 2 में हमारे पास एक्सपेक्टेड लाइफ दी हुई होती है आपके असेट्स की, तो उनके बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन देना है। उसके अलावा इन्होंने एक बात क्लियर करी नोट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ जो मैं नोट के रूप में डाला है कि जब आप ये प्रॉफिट्स कंप्यूट कर रहे होंगे करंट ईयर के या पास्ट ईयर के, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट्स होने चाहिए, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स नहीं होने चाहिए, अनरियलाइज्ड गेन्स नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी एसेट की या लायबिलिटी की वैल्यू को फेयर वैल्यू पे लाकर कम या ज्यादा कर उसके प्रॉफिट या लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, तो ये वाली फिगर्स जो आप लेके जाएंगे इनको हम अनरियलाइज्ड गेन बोलते हैं कि आपने अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, उधर से कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रॉफिट ले गए हैं, इसके थ्रू आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो डिविडेंड का करंट ईयर प्रॉफिट या पास्ट ईयर प्रॉफिट काउंट करते समय उसमें अनरियलाइज्ड गेन नहीं देना है। ऑब्वियसली आउट ऑफ बोथ ए एंड बी भी हो सकता है कि कुछ इस साल का प्रॉफिट और कुछ पिछला साल का प्रॉफिट यूज हो जाए। एंड फाइनली उसने क्या लिखा, आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय द कंपनी। दूसरा तीसरा, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ सम गारंटी जो उसने आपको दी होती है डिविडेंड इंश्योर कराने के लिए। तो यहाँ अगर प्रैक्टिकली देखें तो 3 सोर्सेज निकल के आते हैं। नंबर 1, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर प्रॉफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको फंड्स दे रही हो। इसके अलावा बेटा 123 सबसेक्शन 1 के नीचे 4 प्रोविजो लगे हुए हैं और चारों प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसको ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स में क्या पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करना जरूरी है। अगर हम 1956 की एक्ट की बात करें तो वहां कुछ इस तरह के प्रोविजन होते थे जो आपको बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स परसेंटेज, जो बेस्ड ऑन डिविडेंड परसेंटेज, कि आप कितना परसेंटेज डिविडेंड बांट रहे हैं उसके बेसिस पर कंपल्सरली कुछ पैसा रिजर्व्स में डालने के लिए कहती थी। यानी कि फंडा ये होता था कि वो कहते थे कि कुछ पैसा कंपल्सरी रिटेन करिए अगर आप डिविडेंड बांट रहे हैं। तो 2013 ने ऐसा कोई वो वाला प्रोविजंस खत्म कर दिया है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स रिजर्व में करना चाहे या ना करना चाहे, ये प्योरली उसकी डिस्क्रिशन है। वो जितना परसेंटेज प्रॉफिट रिटेन करना चाहे उतना करे, जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उतना करें। तो ट्रांसफर रिजर्व हमने क्लियर किया कि अब ऐसी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, द कंपनी में कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट जितना उतना रिजर्व्स में डाल सकती है। तो जनरली पेपर में पुराने ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी 10% 12% डिविडेंड बांट रही है, क्या उसको रिजर्व में इतना परसेंट डालना पड़ेगा? आपका आंसर क्या होगा, डालना चाहे तो डाले, ना डालना चाहे तो ना डाले, बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1।
अब सेकंड प्रोविजन बेटा इंपॉर्टेंट बात कहने शुरू करते हैं। हमने ऊपर तीन सोर्सेस पढ़े कि करंट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। चौथा सोर्स आपका आता है सेकंड प्रोविजन से। सेकंड प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कंपनी के पास करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स में पड़े जो पैसे पड़े हैं उसमें उससे भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो आप समझेंगे फर्स्ट पॉइंट में जब वो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स कह रहा था तो वो कह रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। अगर आपने उस पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो आप फिर उसमें से डिविडेंड बांट सकते हैं सब्जेक्ट टू सेकंड प्रोविजन। और सेकंड प्रोविजन क्या कहता है कि कंपनी फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड बांट सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये कंडीशंस आपको रूल 3 में दी गई हैं। तो रूल 3 ने क्या कहा, उसने कहा जी कोई भी कंपनी अगर अपने डिविडेंड से अपने रिजर्व से डिविडेंड बांटना चाहती है तो बांटे, लेकिन रूल 3 की कंडीशंस पूरी करके बांटे। एक बात समझने की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से डिविडेंड बांटने के लिए आपको रूल 3 की कंडीशंस पूरी नहीं करनी है, तो क्योंकि वो वाली बात तो ऊपर बी पॉइंट में कवर थी जो हमें 123 सबसेक्शन 1 में पढ़ी। फ्री रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको रूल 3 की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छा, थर्ड प्रोविजन ने बात और क्लियर करी, उसने कहा कि जब मैं कहता हूं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व्स में से, तो ये रिजर्व्स कौन से होने चाहिए, ये रिजर्व्स होने चाहिए आपके फ्री रिजर्व्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड प्रोविजन। Dividend can be declared or paid by the company only from free reserves, no other reserves can be utilized, यानी कि आप अपने कैपिटल रिजर्व्स यूटिलाइज नहीं करेंगे। एंड फाइनली उसने क्या कहा कि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी ईयर में तो आप पहले प्रीवियस ईयर के लॉसेस और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तब आप डिविडेंड देंगे। यानी कि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस या डेप्रिसिएशन जो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए, यानी कि जो वो लॉसेस रहे होंगे इसलिए आप डेप्रिसिएशन नहीं दे पाए होंगे, तो पिछले साल की लॉसेस और डेप्रिसिएशन पहले इस साल के प्रॉफिट से आप प्रोवाइड फॉर करेंगे, यानी कि उनको माइनस करेंगे और बचे हुए में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार प्रोविजन क्या क्या कहता है, पहला प्रोविजन में क्या कहता था कि जितना पैसा चाहे उतना रिजर्व में ट्रांसफर करिए। सेकंड कहता है कि अगर रिजर्व्स में से डिविडेंड बांटना है तो वो फ्री रिजर्व्स में से हो सकता है। थर्ड प्रोविजन कहता है और ये सब्जेक्ट टू रूल्स होगा। रूल 3 अभी मैं कंप्लीट करता हूं कि रूल 3 में कंडीशंस क्या है। और फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आप डिविडेंड बांट रहे हैं तो पहले आप पास्ट ईयर के जो लॉसेस पड़े हैं आपके और जो डेप्रिसिएशन पास्ट ईयर में प्रोवाइड नहीं करी, पहले वो प्रोवाइड करिए और उसके बाद आप बचे हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार प्रोविजन इंपॉर्टेंट है और सेकंड और थर्ड प्रोविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं कि अगर आप फ्री रिजर्व में से डिविडेंड बांट रहे हैं तो कंडीशंस क्या फॉलो करनी है। तो हम आ जाते हैं रूल 3 के ऊपर कि रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स क्या क्या कंडीशंस बताती हैं, इंपॉर्टेंट हैं कंडीशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके न्यूमेरिक क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर आपको कराए थे, फिलहाल मैं रिवीजन वीडियो में न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ रूल्स आपके सामने रिवाइज करा रहा हूं। चार रूल्स क्या क्या थे। नंबर 1, क्या चारों रूल्स फॉलो करने हैं? यस, चारों रूल्स आपके इकट्ठे फॉलो होने चाहिए, तब आप रूल 3 के हिसाब से डिविडेंड फ्री रिजर्व में से बांट सकते हैं। जब आप फ्री रिजर्व में से डिविडेंड बांटेंगे, नंबर 1, जो रेट ऑफ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लेस देन इक्वल टू, दैट मींस इट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल में जो डिविडेंड बांटा है आपने उसका एवरेज निकाल लीजिए, उनके रेट्स का एवरेज निकाल लीजिए और उस रेट से ज्यादा डिविडेंड आप इस साल नहीं बांटेंगे। मान लीजिए आपने पिछले 3 साल के अंदर कुछ इस तरह के डिविडेंड बांटे थे, 12%, 10%, 8%, तो एवरेज निकाल लीजिए, आपका निकल आया 18 और ये 30 और 10%। तो आप निकालेंगे, आप 10% से ज्यादा डिविडेंड इस बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने रिजर्व्स में से। अच्छा सर, अगर मैंने पिछले 3 सालों में से किसी साल में डिविडेंड दिया ही नहीं, एक साल में दिया, बाकी 2 सालों में नहीं दिया, तीनों सालों में नहीं दिया, तो क्या ये कंडीशंस पूरी कर पाऊंगा? यानी कि क्या मुझे 2 साल की एवरेज निकालनी है, 1 साल का निकालना है, कैसे करना है? उन्होंने बात क्लियर कर दिया कि ये वाला रूल, जो पहला रूल है, ये तभी अप्लाई करेगा अगर कंपनी ने ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में डिविडेंड दिया है। अगर आपने किसी साल में नहीं दिया तो इस रूल को फिर हटा दीजिए, फिर आपको एवरेज वाला रूल नहीं करना, उस केस में आपको बाकी बचे हुए रूल फॉलो करने हैं। तो पहला रूल क्या था कि आपको पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डिविडेंड उठाना है, उनकी एवरेज निकालनी है। सेकंड, जो सम आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से यानी कि फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ करेंगे, दैट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो रिजर्व्स आप यूज कर सकते हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। जो पैसा आप यहां विड्रॉ कर रहे हैं, अच्छा क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? मान लीजिए मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ थी, मेरे फ्री रिजर्व भी 1 करोड़ थे, तो आपको समझ आया इसका 1/10 यानी कि 2 करोड़ का 1/10 20 लाख रुपए, 20 लाख तक मैं अपने रिजर्व्स में से निकाल सकता हूं और डिविडेंड बांट सकता हूं। लेकिन क्या पूरे 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? नहीं। उन्होंने क्या कहा, द अमाउंट सो विड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द लॉसेस इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि आप अपने रिजर्व से
बांट ही क्यों रहे होंगे, क्योंकि उस साल आपके लॉसेज रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी जो ये फिगर निकली है इसमें से पहले क्या माइनस करिए, उस साल हुए हुए लॉसेज, और जो बचता है उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी, एवरेज ऑफ पिछले 3 रेट्स। सेकंड कंडीशन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। जो फिगर ये निकल के आएगी इसमें से करंट फाइनेंशियल ईयर के जो लॉसेज हैं वो डिडक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो फिगर आएगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन क्या कहती है, चौथी कंडीशन कहती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका बैलेंस इन रिजर्व्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। द बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉयल शैल नॉट फॉल below 15% of paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। तो 4 कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, रेट पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे पहले उसके अंदर से करंट ईयर के लॉसेस माइनस करेंगे। एंड फाइनली चौथी कंडीशन ने क्या लिखी, जो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स है वो आपका एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा So it should not fall below 15% of paid up share capital. It should be greater than equal to 15% of paid up share capital। तो इसके ऊपर न्यूमेरिक्स मैंने क्लास के अंदर कराए थे, एक बार वो न्यूमेरिक्स आप देख लीजिएगा, नीचे न्यूमेरिक दिए भी हुए, तो आप न्यूमेरिक रेफर कर सकते हैं। इसके ऊपर जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं आ रहा हूं पहले 123 सबसेक्शन 3 के ऊपर। 2 तक हमने कर लिया था, 2 कह रहा था डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है। 123 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वो बात करता है इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 2 क्लॉज 35 क्या कहता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जो जो कंडीशंस डिविडेंड पे लगती हैं वही सेम कंडीशंस इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी लगती रहेंगी। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी आपका जो एक्ट है वो 123 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ अलग बातें लिखता है, कुछ स्पेशल बातें लिखता है जो सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के ऊपर लगेंगे। उसने क्या कहा कि इंटरिम डिविडेंड नंबर 1 क्या सिर्फ मेंबर्स का कोई रोल होता है इसमें, उन्होंने कहा नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इच्छा से अपने डिस्क्रिप्शन से जब चाहे इशू डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये कहां पर डिक्लेयर हो सकता है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। तो मान लीजिए एक साल है पूरा कवर, मैं मान लेता हूं 19-20 फाइनेंशियल ईयर है हमारा, 19-20 फाइनेंशियल ईयर है, उसकी नेक्स्ट यहाँ एजीएम हो रही है हमारी। तो यहां से इस साल में या क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके एजीएम तक जो भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी उसको हम क्या बुलाएंगे, वो इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा। ये इंटरिम डिविडेंड कहां कहां से बांटा जा सकता है, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस पड़ा है, उसी साल का प्रॉफिट्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। और जब मैं उसी साल का प्रॉफिट्स बोलता हूं तो मैं कहता हूं आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन ए फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करने बैठे उस साल में पिछले क्वार्टर के एंड होने तक कितना प्रॉफिट आपने कमाया है, आप उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि जो इंटरिम डिविडेंड है ये सिर्फ बोर्ड की डिक्लेरेशन के ऊपर होता है, इसको मेंबर्स जनरली मीटिंग के अंदर अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कस्टम ये है कि जनरली इसको अप्रूव करा लिया जाता है बाद में, या प्रैक्टिकली समझे लॉ इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलता। तो बोर्ड की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पर होता है वो इंटरिम डिविडेंड दे या ना दे, मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। और पास्ट प्रॉफिट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। या एक बात समझने वाली बेटा, यहां रिजर्व्स यूज नहीं किए जा सकते। वहां जो सेकंड प्रोविजन था वो ऊपर फाइनल डिविडेंड के बारे में था, 123 सबसेक्शन 3 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो आपका जो इंटरिम डिविडेंड है वो पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से तो दिया जा सकता है, लेकिन वो रिजर्व्स में से नहीं दिया जा सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ने वाली है, अगर आप किसी साल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन उस साल प्रीसीडिंग क्वार्टर तक आपके पास लॉसेज हैं, यानी कि आप उस साल कमा नहीं रहे, लॉसेज में चल रहे हैं, फिर भी आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं, दैट मींस आप प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से देना चाहते होंगे, तो आप दीजिए। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है it should not exceed the average rate of dividend of 3 preceding financial year। तो पिछले 3 साल के अंदर जो डिविडेंड दिया है उसके एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आपकी जो इंटरिम डिविडेंड है उसके रेस्पेक्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज रिगार्डिंग एवरेज वाली, बाकी कोई कंडीशन उन्होंने यहाँ नहीं दी। और ये कब अप्लाई होती है, जहां पर कंपनी ने एक साल करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड लॉसेस इंकर किए हैं। तो उस केस में आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं आप पास प्रॉफिट से कर लीजिए, लेकिन एवरेज 3 पिछले साल के जो रेट्स हैं उनके उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 123 सबसेक्शन 3 खत्म होता है। उसने बताया कि इंटरिम डिविडेंड कहां कहां से दिया जा सकता है, और अगर लॉसेज हो तो इस कंडीशंस का ध्यान आपने रखना है। बाकी जो आगे वाले प्रोविजन है बेटा 123 सबसेक्शन 4 से लेकर
आपके 127 तक, वो मैंने एक चार्ट्स के थ्रू समराइज किया था। ये चार्ट मैंने आपको क्लास में बनवा दिया था, इसके थ्रू हमने लगभग सारे प्रोविजंस कवर कर लिए थे। तो 123 सबसेक्शन 3 तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम इस चार्ट पे आ जाते हैं। ये चार्ट क्या कहता है? हाँ, इस तरह का चार्ट आपको क्लास में मैंने बनवाया था, तो आपके पास ये होगा। इसको एक बार देखना शुरू करते हैं। हमने कहा जी अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर दिया है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करने के बाद विद इन नेक्स्ट 5 डेज कंपनी को ये पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इन ए शेड्यूल्ड बैंक ओपन करके ये पैसा उसमें ट्रांसफर कर देना है। ये बात 123 सबसेक्शन 4 कहता है, क्योंकि वो कहता है कि आप पैसा अपने अकाउंट में नहीं रखेंगे, इसको एक अलग से अकाउंट आप बना लीजिए और ये पैसा उसके अंदर डाल दीजिए इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक। ये कहता है आपका 123 सबसेक्शन 4। लेकिन इस कंडीशन के ऊपर बेटा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी भी कैसी, जिसके अंदर एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि 100% गवर्नमेंट कंपनी है, in which entire paid up share capital is held by central government, state government और one or more central government और one or more state governments। और एक बात और लिखिए, और by one or more government company, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर या एक से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी आपकी 100% पेड शेयर आपकी कैपिटल को होल्ड करती है, देन इन दैट केस यू आर 100% गवर्नमेंट कंपनी। उस केस में आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में क्या लिखा? पहला कि जब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आप करेंगे उसके नेक्स्ट 5 डेज के अंदर पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन अ शेड्यूल्ड बैंक। लेकिन अगर आप 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको ये कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 123 सबसेक्शन 4। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिविडेंड पे कर देना है। और ये डिविडेंड पे कैसे करना है? दिस हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। जब मैं इन कैश ओनली बोलता हूं, दैट मींस इसको इन काइंड पे नहीं करना। कैश मींस चेक में पे हो सकता है, डिविडेंड वारंट इशू हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू हो सकता है, तो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो 123 सबसेक्शन 5 आपको मोड की बात करता है कि डिविडेंड देना कैसे है। उसने कहा 30 डेज के अंदर अंदर देना है और इट शुड बी पेड इन कैश ओनली। चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हिसाब से आप दे सकते हैं। देना किसको है? इट इज टू बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जिसका नाम आपकी बुक के अंदर है, और टू हिज बैंकर, या उसने अपना बैंक का नाम बता रखा है तो आप बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, और टू हिज ऑर्डर, या वो अगर कोई ऑर्डर देता है कि मेरी जगह आप इसको दे दीजिए डिविडेंड, तो आप उस व्यक्ति को भी डिविडेंड दे सकते हैं। तो 123 सबसेक्शन 4 ने बताया कि शेड्यूल्ड बैंक में ट्रांसफर करिए। 123 सबसेक्शन 5 ने बताया कि 30 डेज के अंदर आप पे करेंगे और ये इन कैश जाएगा, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, और ये पे करना है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, उसके बैंकर को, या उसके ऑर्डर पर किसी को। अगर ये आपके जॉइंट होल्डर्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर आपके शेयर्स होल्ड करते हैं, तो क्या करना है? द पर्सन हु इज फर्स्ट नेम्ड इन योर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो शेयर होल्डर, जो जॉइंट शेयर होल्डर पहला नाम रखता है, उस व्यक्ति को डिविडेंड दे देना है आपने। तो दिस इज डन। उसके बाद हम बात करते हैं 123 सबसेक्शन 6 की। वो वाली बात मैं आपको आगे करा देता हूं। 123 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट किया है अंडर सेक्शन 73 या 74, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो 123 सबसेक्शन 6 ने बात क्लियर करी है कि अगर आपने रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड का रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट कर रखा है अंडर सेक्शन 73 या 74, देन एज लॉन्ग एज दैट फेलियर कंटिन्यूज, कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी। दिस इज 123 सबसेक्शन 6। एक बात मैंने और आपको बतानी है कि सेक्शन 8 कंपनीज हम पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 8 कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं। तो 123 हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। 123 में 6 सब सेक्शंस थे, सारे के सारे 6 सब सेक्शंस हमने कवर किए। चार्ट में आगे बढ़ते हैं। क्या कहा हमने? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के 5 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, 30 डेज के अंदर पे करेंगे। अच्छा, जब मैं पे करने की बात करता हूं, क्या पैसा शेयर होल्डर तक पहुंचा देना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर आप चेक ड्राफ्ट डिस्पैच भी कर देते हैं, जो आपका चेक वारंट है, तो कंपनी की तरफ से 30 डेज में पे किया हुआ मान लिया जाएगा। अब अगर 30 डेज में किसी वजह से आपका डिविडेंड पे नहीं हो पाता, या पे आप डिस्पैच करते हैं वो क्लेम नहीं हो पाता, चेक लगाता नहीं है सामने से शेयर होल्डर वगैरह, तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ये पैसा एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये फिर से एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इन शेड्यूल्ड बैंक, और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इन एन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये कौन बताता है? ये आपको बताता है सेक्शन 124। तो 124 बेसिकली हमारा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात करता है। तो इसको हमने क्या लिखा? हमने कहा जी अगर कंपनी, एक मिनट, आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही होगी, आई थिंक इट्स ओके नाउ। हाँ, तो 124 क्या कहता है कि अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड किसी वजह से पे नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये पैसा कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी।
क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए हुए पैसे को क्लेम किया जा सकता है? यस, जब मेंबर बाद में आएगा वो कंपनी को क्लेम करेगा, कंपनी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट से पैसा उसको उठा के दे देगी। लेकिन अगर ये 7 डेज में पैसा ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको जो आपकी जो कंपनी है, द कंपनी विल हैव टू पे, कंपनी के ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और ये बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर को जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक, और उसके ऑफिसर्स डिफॉल्टिंग के ऊपर 1 लाख रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक। तो ये हमने इसके अंदर 124 कंप्लीट किया। 124 ने क्या कहा कि जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे और इसमें से कंपनी जो मेंबर है वो आगे कंपनी से क्लेम कर सकता है। अगर डिफॉल्ट होता है 7 डेज के अंदर पैसा ट्रांसफर करने में तो 12% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा और जो कि बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर को जाएगा, और पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक और ऑफिसर के ऊपर 1 लाख रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक की। आगे बात करते हैं। अब जब आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे उसके नेक्स्ट 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी एक स्टेटमेंट इशू करेगी जिसमें वो नेम्स, लास्ट नोन एड्रेसेस और अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताएगी जो उसने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है, किस किस व्यक्ति का था वो डिविडेंड, लास्ट नोन एड्रेसेस उसके और अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और ये अपनी वेबसाइट ऑफ द कंपनी या किसी अदर वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके ऊपर ये स्टेटमेंट उसको डालनी पड़ेगी। अगर आपका पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 7 इयर्स या उससे ज्यादा पड़ा रहता है, दैट मींस अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाला और उसके अंदर मेंबर ने पैसा क्लेम नहीं किया फॉर 7 इयर्स, तो वो पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट जो इसके ऊपर आएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू अ फंड कॉल्ड इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो सेक्शन 125 के अंदर बनाया जाएगा। जब आप इस फंड में पैसा डालेंगे तो आप इसकी अथॉरिटी के पास जाएंगे और उसकी एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे इन अ फॉर्म कॉल्ड DIV-5। अथॉरिटी आपको पैसा ट्रांसफर करने के बदले एक रिसीट इशू करेगी एक्नॉलेजिंग द ट्रांसफर ऑफ मनी। तो प्रोविजंस क्या क्या बने हमारे पास कि आपका पैसा 30 डेज में डिविडेंड आपको पे करना है, नहीं पे करते हो तो नेक्स्ट 7 डेज के उसको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डाल दीजिए। उसके पैसा डालने के 90 डेज के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर या प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट के ऊपर डालिए जहां पर आप नेम्स, लास्ट नोन एड्रेसेस और अमाउंट ऑफ डिविडेंड मेंशन करेंगे जो आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है। कोई मेंबर आ जाता है पैसा लेने कंपनी से तो कंपनी पैसा दे देगी। अगर 7 साल तक कोई नहीं आता है तो उसका डिविडेंड उठा के कहां ट्रांसफर कर दीजिए, इन इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो सेक्शन 125 के अंदर बनाया जाएगा। जब आप इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वहां जो अथॉरिटी है उसको एक स्टेटमेंट देंगे इन अ फॉर्म कॉल्ड DIV-5। अथॉरिटी आपको पैसा रिसीव करने के बाद एक रिसीट इशू कर देगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके ऊपर डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 7 साल से कंटिन्यूअसली वो व्यक्ति अपना डिविडेंड नहीं क्लेम कर रहा है, तो उसके शेयर्स भी उठाइए और वो ट्रांसफर कर दीजिए इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो आप समझेंगे बेटा, डिविडेंड हर साल जाता रहेगा 7 साल, अगर 7 साल क्लेम नहीं किया आपने तो, और अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो वो शेयर्स भी उठा के कहां डाल दिए जाएंगे, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर आपने बीच में 1 साल भी डिविडेंड क्लेम कर लिया उस केस में आपके शेयर्स इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में नहीं जाएंगे। तो आपके 7 कंटिन्यूअस ईयर तक अगर डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ है तो डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, आपके जो शेयर्स हैं वो भी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे। उसके बाद क्या इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा चला जाता है उनको उसको क्लेम किया जा सकता है? यस। उस केस में आप कंपनी से एप्लीकेशन डाल के नहीं क्लेम कर सकते। वो पैसा कहां से क्लेम किया जाएगा? वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की जो अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन डाल के वहां से पैसा लिया जा सकता है। लास्ट बात जो हमने यहां करनी थी कि अगर 30 डेज के अंदर अंदर, जो हमने बात करी थी कि 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, अगर 30 डेज के अंदर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है या वो डिविडेंड के वारंट या चेक डिस्पैच नहीं करती है तो 127 इसके लिए पेनल्टी बताता है। वो कहता है जी कंपनी के ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और जो डायरेक्टर्स हैं उनको 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी एंड दे कैन बी इम्प्रिजन फॉर 2 इयर्स मैक्सिमम। 2 साल तक की उनको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट जहां पर हमने पूरा का पूरा डिविडेंड चैप्टर एक समराइज कर लिया। 123 सब सेक्शन 4 के हिसाब से सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, 5 के हिसाब से पे करना है, किस मोड में पे करना है, फिर 124 कहते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट डालनी है, 7 ईयर्स तक नहीं क्लेम हुआ तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना है, और 127 फाइनली आपको पेनल्टी
बताता है कि अगर 30 डेज में पे नहीं हुआ, डिस्पैच नहीं हुआ, तो 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डेक्टर्स को 1000 रुपीज पर डे या 2 इयर्स तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है बेटा, 127 में 5 एक्सेप्शन दी गई हैं, जहां 30 डेज के अंदर अगर डिविडेंड नहीं भी दिया गया तो भी पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शंस आपकी बुक के अंदर इस चार्ट के फॉर्म में दी हुई हैं। तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? 5 एक्सेप्शंस हैं जहां डिविडेंड नहीं पे किया गया या डिस्पैच नहीं किया गया 30 डेज में, स्टिल 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो डिविडेंड कुड नॉट, किस वजह से? नंबर 1, डिविडेंड नहीं पे किया गया बिकॉज ऑफ एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, किसी एक्ट के अंदर अकाउंट सीज कर दिया गया है, कंपनी को बोला गया है कि आपको डिविडेंड नहीं देना, तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर डिविडेंड नहीं दिया गया तो कंपनी फाइन नहीं पे करेगी। शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसने कोई स्पेसिफिक मेथड बता दिया है कि मुझे आप ड्राफ्ट के थ्रू दे दीजिए, इस स्पेसिफिक अकाउंट नंबर के अंदर दे दीजिए, लेकिन किसी वजह से वो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं की जा सकती हैं और कंपनी ने ये बात उसको कम्युनिकेट कर दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि उसने बोला ड्राफ्ट से करो, आपने कहा नहीं नहीं हम ड्राफ्ट से नहीं बेचते और आप चुपचाप बैठ गए, नहीं, आपको ये बात उसको बतानी पड़ेगी कि जो तरीका आपने बताया है हम उससे आपको डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर ऐसा आपने कर दिया है तो फिर आपने 30 डेज में अगर नहीं भी दिया उसको, आप नहीं कंप्लाई करते उसकी कंडीशंस के साथ, तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा एज कंपनी। थर्ड, डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह या उसने शेयर गिफ्ट कर दिया, अभी टाइटल में डिस्प्यूट चल रहा है कि डिविडेंड देना किसको है, तो कंपनी इस केस में डिविडेंड नहीं दे पाई तो फाइन नहीं लगेगा। company the dividend has been lawfully adjusted against any sum due from the shareholder to the company, यानी कि जो मेंबर है उसने कोई कॉल्स इन अरियर्स थे, कंपनी ने अब डिविडेंड का पैसा उस कॉल्स इन अरियर के साथ एडजस्ट कर लिया, तब भी बात ठीक है। एंड for any other reason the failure to pay post the dividend in the prescribed time was not due to a default on the part of the company, यानी कि शेयर होल्डर की अपनी गलती है, उसने एड्रेस गलत दिया है, अकाउंट गलत दिया है, आईएफएससी कोड गलत दिया है, तो उस वजह से डिविडेंड उसके तक नहीं पहुंच सका। तो ये 5 कारण की वजह से अगर डिविडेंड नहीं दे पाया 30 डेज में तो आपको किसी तरह का फाइन या पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज 127 की एक्सेप्शंस। तो विद दिस हमने मेजर पोर्शन खत्म कर लिया डिविडेंड का। अब हमारे पास रह गया एक सेक्शन 125 और एक सेक्शन 126। पहले 126 की बात करते हैं। 126 क्या कहता है? 126 कहता है राइट ऑफ डिविडेंड या राइट ऑफ शेयर्स और बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक कंपनी का शेयर होल्डर है ए, जिसने शेयर्स बी को ट्रांसफर किए और ये ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफर को रजिस्टर करने के लिए कंपनी के पास इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। कंपनी ने अभी शेयर्स बी के फेवर में रजिस्टर नहीं किए, बेटा कंपनी को जनरली 30 डेज मिलते हैं नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, और इस दौरान इन 30 डेज के दौरान कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो कंपनी के अंदर अभी भी बुक्स में नाम किसका होगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का ए होगा, लेकिन शेयर्स कंपनी को पता चल चुके हैं कि बी के फेवर में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने अभी रजिस्टर नहीं किए। तो क्या करना चाहिए? लॉ ये कहता है कि नाम तो रजिस्टर्ड ए का है, उसको मिलने चाहिए, लेकिन 126 कुछ बात कहता है। 126 कहता है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है इस दौरान जहां पर अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर पेंडिंग है, तो उस केस में अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहे कि बी को शेयर डिविडेंड दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, बात ही क्लियर हो गई कि रजिस्टर्ड होल्डर ने कह दिया तो आप बी को डिविडेंड दे दीजिए। लेकिन अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये पैसा ए को नहीं देना है डिविडेंड का, इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। दिस इज व्हाट 126 थे, यानी कि अगर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है ऑफ ट्रांसफर और उस दौरान डिविडेंड दिया जाता है, तो उस दौरान डिविडेंड अगर आपके पास रजिस्टर ओनर की कंसेंट नहीं है ट्रांसफर को देने की, तो कंपनी उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट के। और इस दौरान अगर कोई राइट इशू दिया जाता है, कोई बोनस इशू दिया जाता है, तो ऑब्वियसली इनको तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये तो राइट इश्यूज हैं, बोनस इश्यूज हैं, शेयर्स हैं। तो उन्होंने क्या कहा? इसको इन अबेयंस रखिए, यानी कि इसको पेंडिंग रखिए जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, इसको आप बाद में उसी ट्रांसफरी को देना। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफर ऑफ राइट शेयर्स कर रहे हैं या फुली पेड अप शेयर्स कर रहे हैं तो इसको आप इन अबेयंस रखेंगे। और 126 आपके पूरे के पूरे एक्ट को ओवर रूल करेगा, क्योंकि आप समझेंगे प्रैक्टिकली अगर ऐसा ना किया जाता तो एक्ट तो यही बोलता है कि आपको रजिस्टर होल्डर को देना है, लेकिन 126 सब कुछ ओवर रूल करके क्या कहता है कि अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली जा चुकी है और कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया है तो डिविडेंड को आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और जो राइट इशू और बोनस इशू इस दौरान दिए जा रहे हैं उनको इन अबेयंस रखिए, उनको अभी पेंडिंग रखिए। और लास्ट सेक्शन जो हमने डिस्कस करना है दैट इज 125, जो कि आपका बात करता है रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो हम 124 में जिक्र पढ़ाए थे कि पैसा यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया एक फंड है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात हमने करनी है कि इसके अंदर पैसा क्रेडिट कहां से होता है, कहां से इसके अंदर पैसा आता है। तो सबसे पहली बात,
गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आ सकते हैं जिसमें इसमें अंदर पैसा आएगा। सेकंड, डोनेशंस आती हैं इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बाकी कंपनी से, वहां से पैसा आ सकता है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड 1956 एक्ट में भी हुआ करता था अंडर सेक्शन 205 सी, तो वो सारा पैसा उठाकर अंडर 2013 जो एक्ट जो है, जो फंड बनाया गया उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे ही पहले एक जनरल रेवेन्यू अकाउंट हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया, वो सारा पैसा भी उठाकर पहले 205 सी जो 1956 एक्ट में बनाया गया था फंड, उसके अंदर ट्रांसफर किया गया था, और अब वो पैसा उठा के कहां डाल दिया गया है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो 125 सेक्शन के अंदर बनाया गया है। तो चार हमने देख लिया, ग्रांट्स, डोनेशंस, पुराना पैसा और जनरल रेवेन्यू अकाउंट वाला पैसा इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा और पैसा कहां कहां से आता है, आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट हमने देखा था 7 साल तक क्लेम ना किया जाए। ऐसी एप्लीकेशन बनी, कंपनी ने शेयर्स इशू किया, एप्लीकेशन बनी आई, शेयर्स इशू अलॉट नहीं हो पाए, पैसा वापस करना था, पैसा वापस करने के लिए चेक भेजा, वो क्लेम नहीं हो रहा, या उसने जो बैंक अकाउंट वगैरह दिया है वो गलत है, तो अनपेड ऐसी आपकी एप्लीकेशन बनी पड़ी है कोई, डिपॉजिट्स मैच्योर हुए हैं, डिबेंचर्स मैच्योर हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, इन सब केसेस में पैसा देना था, लेकिन ये पैसा 7 इयर्स तक अगर क्लेम नहीं होता तो इसको उठा के आप अपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल देंगे। ये बात तो हम 124 में पढ़ी आए थे अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाली, बाकी मैंने आपको बता दी, क्योंकि एप्लीकेशन बनी है, कोई मैच्योर्ड डिबेंचर्स हैं, कोई मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, कोई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट है जो 7 साल तक क्लेम नहीं हो रहा, उसको उठा के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाला जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा इन 7 सालों के अंदर, वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर जानना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि कोई सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स हुई हैं, जहां पर आप पूरा शेयर नहीं दे पाए थे, आप उसके बदले कैश दे रहे थे, मैंने आपको बोनस शेयर्स के एग्जांपल दिए थे, एमलगमेशन के दिए थे, जहां पे आपको कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले कैश दे देते हैं, तो उसका सारा पैसा अगर आप साथ नहीं क्लेम हुआ तो वो भी आप उठा के कहां डालेंगे 7 साल के बाद, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। और लास्ट इसके अंदर आता है डिसॉर्जमेंट से आया हुआ पैसा। डिसॉर्जमेंट मींस जहां आपने कोई शेयर जब्त किया बिकॉज वो फ्रॉडुलेंटली इशू किए गए थे, मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल करके उन्होंने लिए थे और वो शेयर जब्त किए गए, और उसको बेच के जो प्रोसीड्स आई वो पैसा कहां डाला जा सकता है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो ये लिस्ट है हमारे पास, कई बार 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहां कहां से क्रेडिट होता है, तो प्योरली थ्योरी है, मैंने आपको लर्निंग स्किल के हिसाब से ये बता दिया कि कहां कहां से पैसा आता है। नेक्स्ट, पैसा यूटिलाइज कहां कहां हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पर्पसेस है बेटा जहां पे इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पैसा यूज हो सकता है। नंबर 1 तो ये रिफंड किया जा सकता है, जो मैंने देखा था, आपको बताया था कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा था, मैच्योर डिपॉजिट था, 7 साल बाद आपने डाल दिया और बाद में वो व्यक्ति आ गया और आप उसको एप्लीकेशन डाल रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की अथॉरिटी को, तो ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को। सेकंड, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, नाम ही है फंड का इसी का। थर्ड, जो ये आपने पैसा इकट्ठा किया है डिसॉर्जमेंट के थ्रू, जहां पे कुछ फ्रॉड हुआ होगा, तो हो सकता है इस फ्रॉड की वजह से कुछ शेयर होल्डर्स को, कुछ लोगों को, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ हो, तो उनके नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा यूज किया जा सकता है। तो डिसॉर्जमेंट से जो पैसा लिया है, तो ये आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट, डिबेंचर, शेयर होल्डर जिनको रॉन्ग एक्शंस की वजह से, फ्रॉड्स की वजह से नुकसान हुए हैं, वहां ये वापस कराया जा सकता है, वहां ये रिम्बर्स कराया जा सकता है। डी, उसके बाद हमने बात किया कि कोई क्लास एक्शन है, हमने क्लास एक्शन की बात करी थी सेक्शन 37 के अंदर, जहां पे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स मिलके आपस में बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं, सो क्लास एक्शन के केस में उनके लीगल एक्सपेंसेस बियर करने के लिए भी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसा यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट में कोई भी एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, इन सारे पर्पसेस से रिलेटेड कोई और काम है, कोई इंसिडेंटल काम है, ये पैसा वहां भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो 5 पर्पसेस हैं जहां पर आप फंड से पैसा यूज कर सकते हैं। नंबर 1 रिफंड हो जाएगा, नंबर 2 नाम ही बता रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के लिए, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसॉर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल और आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स जिनको रॉन्ग्स की वजह से नुकसान हुआ है, लॉसेस सफर किए हैं जिन्होंने, फोर्थ रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन परस्यूइंग क्लास एक्शंस, एंड फाइनली एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ पे हमारे 2 मेन काम खत्म हुए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन पैसा आता कहां से और ये पैसा यूटिलाइज कहां पर होता है। अब बस लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया इसका एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या कहा जी, कोई भी पर्सन अगर इसके अंदर डाला हुआ पैसा क्लेम करना चाहता है तो एप्लीकेशन डालेगा, एक अथॉरिटी जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी अंडर सबसेक्शन 5। ये अथॉरिटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दिस अथॉरिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर्स होंगे एंड एक सीईओ होगा। तो हमारे पास इसका एक चेयरपर्सन होगा, नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर्स होंगे और सीईओ होगा।
जब बेटा रूल्स लाए गए तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि जिसका चेयरपर्सन कौन होगा, इसका चेयरपर्सन होगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जो पर्सन ये पोजीशन होल्ड करता होगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा आपकी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की अथॉरिटी। एक्स ऑफिशियो मींस जो अपने ऑफिस में होने की वजह से, यानी कि पोजीशन की वजह से चेयरमैन बनता है। तो जो जो इसका सेक्रेटरी बनता रहेगा जब जब, वो ऑटोमेटिकली क्या बनता रहेगा, इसका चेयरमैन बनता रहेगा। उसके अलावा 7 मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं बेटा, मैक्सिमम उन्होंने कितने किए हैं, 6 किए हैं, तो उन्होंने विद इन रूल्स ही की हैं, तो उन्होंने 7 करने के बजाय 6 मेंबर्स अपॉइंट किए हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट कर रखा है। तो हमने सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से क्या याद रखना है कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है वो आपका चेयरपर्सन बनता है आपके इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की अथॉरिटी का। जितना हैंडलिंग ऑफ फंड्स है, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स है, ये सब एज पर रूल्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ऐसे इनके ऑफिसेज, इनके एम्प्लॉइज, उनकी रेम्युनरेशन, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। उसके अलावा ये अपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे और जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अकाउंट्स मेंटेन्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है अपनी, जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ऐसे ही जो इसका फंड है इसका ऑडिट किया जाएगा, और ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। इस और जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो सीएजी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। ऐसे ही इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के अलावा ये अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी हर साल। ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इस एनुअल रिपोर्ट में पूरे साल की एक्टिविटीज का लेखा जोखा रखा जाएगा, उसकी पूरा प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये एनुअल रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास ऑडिट रिपोर्ट आएगी और जिसके पास आपकी एनुअल रिपोर्ट आएगी, ये ऑडिट रिपोर्ट और ये एनुअल रिपोर्ट दोनों की दोनों जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है उसके आगे रख दी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मेन हमारे पास इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे तो, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा आता कहां से है, और सेकंड हमारे पास वो पैसा कहां खर्च हो सकता है। 5 पर्पसेस हमने देख लिए। अथॉरिटी के बारे में आपको बता दिया बेसिकली कि चेयरपर्सन होगा, मैक्सिमम 7 मेंबर्स होंगे, सीईओ होंगे। चेयरपर्सन कौन होगा वो हमने रूल्स के हिसाब से देखा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बनाया गया है। 6 मेंबर्स अपॉइंट किए गए, सीईओ है, उसके अलावा अकाउंट सीएजी के हिसाब से बनाए जाएंगे, ऑडिट सीएजी करेगा, एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी, दोनों ऑडिट रिपोर्ट और जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपके बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखेगी। तो दिस इज 125 जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा इसके साथ पूरा का पूरा आपका डिविडेंड का चैप्टर कंप्लीट होता है। 123 से लेकर 127 तक सेक्शंस एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर 123 की बात करें तो 123 में 6 सब सेक्शंस थे जिन्होंने बेसिकली सोर्सेज, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब बातें करी। 124 में हमारा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात किया गया था। 125 में हमारे इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात किया गया। 126 में हमें बताया गया डिविडेंड है जो हमारे राइट इशू है, बोनस शेयर है, ये इन अबेयंस रखे जाएंगे पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। एंड फाइनली 127 ने हमने नॉन पेमेंट के विद इन 30 डेज की पेनल्टी बताई गई और उसके कुछ एक्सेप्शंस हमने उसके अंदर कवर किए, जो 5 एक्सेप्शंस जहां पर अगर 30 डेज में डिविडेंड नहीं भी दिया जाता तो भी कंपनी को फाइन पे नहीं करना पड़ता। तो 127 का जो फाइन है वो 18% पर एनम वाला और आपका 1000 पर डे, 2 इयर्स मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये फाइन पे पेनल्टी पूछ ली जाती है। तो चलिए विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 8। चैप्टर 8 की रिवीजन पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अपना चैप्टर 9 जो कि बेसिकली है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, एंड फाइनली चैप्टर 10 जो हमारा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।